नमस्कार। यूक्रेन और रशिया को युद्ध करते हुए 1 साल बीत गया। जब युद्ध शुरू हुआ था तो यही लग रहा था कि युद्ध 3 दिन चलेगा या 7 दिन चलेगा, बहुत ज़्यादा चला तो 1 महीना चलेगा और यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि 1 साल बीत जाएगा, 24 तारीख को 1 साल हो चुका है और युद्ध अभी भी जारी है और बंद होने का कहीं नाम नहीं ले रहा। उसका भविष्य क्या है, कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, और क्या ये युद्ध अभी चलता रहेगा या बंद होगा, क्योंकि इस युद्ध का प्रभाव जो है पूरे विश्व पर पड़ रहा है। हर वक्त हर एक के दिलो दिमाग में यही बात चल रही है, कभी भी न्यूक्लियर वार हो सकता है, कभी भी वर्ल्ड वार हो सकता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर विजय सागर, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं। उनसे जानेंगे कि यूक्रेन वार के बारे में बहुत सी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, उनका क्या कहना है। ब्रिगेडियर साहब, आपका पीपी न्यूज़ लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक्स एंड आई होप इट बेनिफिट्स यू। भाई साहब, जब वार शुरू हुआ था तो तब सही कह रहे थे कि ये कुछ दिन की बात है, कुछ दिन के बाद ये यूक्रेन खत्म हो जाएगा, रशिया उस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन आज साल बीत चुका है और 1 साल अभी चल रहा है युद्ध, और कितना और चलेगा और क्या कुछ होगा, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। रादर इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन कि यूक्रेन वॉर जो 1 साल, आज 24 फरवरी को इसका एक फर्स्ट एनिवर्सरी पूरी हो रही है, और ये वो वॉर है जिसके बारे में हमने उस दिन सोचा था शायद ये 3 दिन, 1 हफ्ता या 3 हफ्ते ही चलेगी और रशिया यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर देगा, उसको उसके घुटनों पे ला देगा और वॉर ख़त्म हो जाएगी। परंतु आज ये सोचना कि आगे क्या होगा, कितनी देर चलेगी, वेल इट इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन। कल को ये वॉर ख़त्म भी हो सकती है और ये वर्ल्ड वॉर में तब्दील भी हो सकती है और ये एक न्यूक्लियर वॉर में भी तब्दील हो सकती है। वर्ल्ड वॉर मीन्स सारा रशिया सपोर्टेड बाय चाइना, ईरान को, नॉर्थ कोरिया, और दूसरी तरफ पूरा का पूरा वेस्ट लेड बाय द यूएस, और वो एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेजेडी होगी। और उसके अलावा यदि ये न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाती है तो समझ लिए एनिहिलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड विल बी देयर। सबको मालूम है न्यूक्लियर वॉर का मतलब है म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। हमारे पास इस वक्त दुनिया में कम से कम 20,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वेरियस प्लेसेस पे, और सिर्फ 100 बॉम्ब काफ़ी हैं जो पूरे का पूरी दुनिया को एक धुएं के गुबार में कवर कर देगा। और जब वो गुबार निकलेगा तो ओजोन लेयर जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो उड़ चुकी होगी। दैट मीन्स सन की जो किरणें हैं वो पूरी की पूरी जितने टेम्परेचर से सन से चलती हैं उतने पे पहुंचेगी और सब कुछ जल के खाक हो जाएगा। ये तो ठीक है आपने ब्रिगेडियर सर, लेकिन इस वक्त इस वार की क्या सिचुएशन है? आज ये एक स्पेकुलेशन की जगह पे हम ये देख सकते हैं कि आज सिचुएशन क्या है। आज सिचुएशन ये है कि यूक्रेन मानता है कि रशिया ने यूएन चार्टर को भंग किया है, उसके अगेंस्ट गए हैं, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर आघात किया है। और वो कहता है कि ये यूएन, अगर रशिया जैसा कंट्री जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, वो इसको वायलेट करे तो उसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर से हमें उसके अगेंस्ट जाना चाहिए। और पिछले साल उनके प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ये भी बोला था, अपनी डिमांड रखी थी कि रशिया वॉर बंद करे, रशिया सारे के सारे यूक्रेन के इलाकों को खाली करे, उसके बाद जितनी भी नुकसान हुआ है यूक्रेन के अंदर, जितनी तबाही हुई है उसकी इंडेमनिटी दे, और फिर जितने भी जनरल्स हैं या इवन प्रेसिडेंट पुतिन हैं उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स के मुकदमे चलें। वेल ये जो जेलेंस्की साहब की जो डिमांड थी ये शेख चिल्ली के हसीन सपनों जैसी है। ये तो वो मानता है जो अग्रेसर जीता हुआ हो, जो ज़मीन पर पड़ा हुआ हो, मरा हुआ हो, वो क्या ऐसी बात मान सकता है। परंतु उनका ये मानना है कि यदि रशिया को नहीं रोका गया तो यूक्रेन इस नक्शे से मिट जाएगा, जो सही बात भी है किसी हद तक। इस वार में रशिया क्या मानना चाहता है और वो क्या चाहता है? रशिया कहता है कि हमने यूक्रेन को मना किया था कि आप नेटो के पाले में ना जाइए, नेटो को अपने यूक्रेन के रशिया की जो बॉर्डर के ऊपर मत आने दीजिए, और आपने नहीं माना। यूक्रेन के पहले प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुकोविच, जो एक ड्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, वो रशिया के फेवर में थे, परंतु जो पॉपुलर ओपिनियन था वो वेस्ट के फेवर में था। तो अल्टीमेटली वेस्ट ने एक साजिश करके इस पॉपुलर प्रेसिडेंट को 2014 में हटवा दिया और वो जेलेंस्की को वहाँ पे इंस्टॉल करवा दिया। अब जेलेंस्की बेसिकली फिल्मों में काम करने वाले एक कॉमेडियन हैं
जो एक बड़ी बढ़िया फिल्म बनाई जो नेशनलिज्म के ऊपर थी, उसकी वजह से पॉपुलर हो गए। जैसे अगर आपको याद हो, हिंदुस्तान में भी एक अनिल कपूर स्टारर बनी थी नायक, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक अच्छा चीफ मिनिस्टर क्या होना चाहिए। उसी तरह से ज़ेलेंस्की भी उसी फिल्म के हीरो थे, जो एक प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, और वो आज उस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने तबाह करवा दिया पूरे यूक्रेन को। वो बात अलग है। तो रशिया ने उनको बोला कि आप उनको नेटो को हमारे इधर ना आने दीजिए, वो नहीं माने। और अब दूसरा पोर्शन ये था, अगर आप देखें, रशिया के पास वार्म वाटर पोर्ट कभी भी नहीं था। इवन 1945 में एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट विंस्टन चर्चिल का डिक्लासीफाई हुआ है, 19 मई 1945 का लिखा हुआ। उन्होंने माना है कि हमको रशिया को प्रिवेंट करना है थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो साथ मिलके जीते हैं, पर उनको लगा कि इसके बाद अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो रशिया के साथ होगी। तो उसके लिए वो चाहते थे कि रशिया को हर हालत में वार्म वाटर पोर्ट है वो डिनाई किया जाए। और जो वो वार्म वाटर पोर्ट जो रशिया देख रहा था, वो सोच रहा था इंडिया की जो लीडरशिप है वो उसके फेवर में है और उनको वो कराची की एक्सेस दे देंगे। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान बनाने का ड्रामा किया और जे.एंड.के प्रॉब्लम है। खैर, ये इशू हम कभी बाद में करेंगे। तो परंतु पॉइंट ये है कि रशिया के पास आज वार्म वाटर पोर्ट नहीं है। अगर आप उसके वेस्टर्न पैसिफिक में देखें, कमचटका पेनिनसुला है, सी ऑफ ओखोस्ट है, व्लादिवोस्तोक है, वो उसका जो जर्नी है वहाँ से ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट, इंडियन ओशन, रेड सी, सुएज कनाल, मेडिटेरेनियन और फिर जाके यूरोपियन कंट्रीज के पास वो पहुँचता है। बहुत लंबी लाइन है, नॉट वायबल। नॉर्थ में देखें, आर्कटिक सर्कल, हालांकि जमा हुआ इलाका है, वहाँ पे नेवल डिप्लॉयमेंट है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की डिप्लॉयमेंट है, नेटो के अगेंस्ट डिप्लॉयमेंट है, बट नॉट फॉर कमर्शियल रीजंस। कमर्शियल रीजंस के पास उनको अगर देखना है, वेस्टर्न साइड पे देखना है, तो उनके पास एक ही रास्ता बचता था, वो था नॉर्थ ऑफ यूनाइटेड किंगडम, अपना नॉर्थ अटलांटिक से एंटर करेंगे अपना नीदरलैंड के ऊपर से, बेनेलिक्स कंट्रीज से, और उसके बाद होते हुए सी ऑफ फिनलैंड और वहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट, और बीच में एक कैलिनिनग्राड भी एक पोर्ट था छोटा सा, जिसकी एक्सेस थी वाया लिथुआनिया इनटू बेलारूस एंड रशिया। वो उन्होंने अभी यूक्रेन वॉर के बाद वो बंद कर दी है। तो अब वहाँ पे भी अगर देखा जाए तो उसके साउथ में बेनेलिक्स कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी और बाल्टिक कंट्रीज आते थे, जो सारे नेटो के मेंबर्स हैं। और अभी फिनलैंड और स्वीडन ने भी जब नेटो की मेंबरशिप लेनी शुरू कर दी है, तो ये जो नैरो कॉरिडोर है और बहुत लंबा कॉरिडोर है, इसमें रशिया की कमर्शियल शिपिंग डेफिनेटली इंटरडिक्ट हो सकती है। तो उनको एक ऐसा रास्ता चाहिए था जो उनके लिए थोड़ा सेफ हो। और सेफ रास्ता कहाँ था? एक और ऑप्शन है आपकी कैस्पियन सी की, लैंडलॉक्ड सी है, तो वो उसके साथ उनको ईरान में पैसे चाहिए अगर वो इंडियन ओशन में आना है। नॉट वेरी वायबल। अब ईरान रशिया के फेवर में गया है, पर पहले नहीं था। उसके अलावा देखा जाए तो ब्लैक सी में कंट्रोल करता है, टर्की कंट्रोल करता है, डार्डनल स्ट्रेट या फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट इनटू द सी ऑफ मारामारा, सी ऑफ अगियन एंड ग्रीक के सामने से होते हुए मेडिटेरेनियन और जिब्राल्टर एंड देन इनटू नॉर्थ अटलांटिक। तो ये एक पोर्शन बचता था जो रशिया इसको आई कर रहा था। तो जैसे ही ये नेटो की ये हरकत हुई, ज़ेलेंस्की ने नेटो की तरफ जाना शुरू किया, तो रशिया के पास एक बहाना था कि अगर आप हमारी इंटेग्रिटी के पास नेटो को ला रहे हैं, हमारे दुश्मन को ला रहे हैं, तो हम भी आपको अटैक करेंगे। और लकीली अनलकीली जब ये सोवियत यूनियन टूटा और यूक्रेन बना, तो उस समय जो इसका ईस्टर्न एरिया था वहाँ पे मोस्टली रशियन सपोर्टर लोग रहते हैं, लुहांस और डॉनबास्क एरियाज के अंदर। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत इंसर्जेंसी डिस्कंटेंट था, जिसका रशिया ने फ़ायदा उठाया। और जैसे ही उन्होंने 2014 में ज़ेलेंस्की को प्रेसिडेंट इंस्टॉल करने लगे, तो रशिया ने जल्दी से जाके क्राइमिया पे कब्जा कर लिया। अब क्राइमिया पे कब्जा करने का मतलब था उसकी जो ब्लैक सी की जो एक्सेस है वो डायरेक्ट हो गई है। ये तो बड़ी स्पष्ट बात है बलगेड़ी साहब कि यूक्रेन और नाटो का संबंध क्या है, यूक्रेन नाटो में जाना चाहता है। लेकिन रशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाहता, कि यूक्रेन में 70% जो होता है वीट वहां से पैदा होता है, और रशिया नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में यूक्रेन का वो हिस्सा नाटो में जाए। मैं आपको बता दूं कि इस इलाके में रशिया एंड यूक्रेन का मिला के 70% ऑफ वीट जो है यहीं से एक्सपोर्ट होता था, जो बंद हो रखा है। इसलिए अफ्रीकन कंट्रीज में या साउथ अमेरिकन कंट्रीज में इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि वहां से वीट आ नहीं रहा। तो अब रशिया के पास एक तरीका था कि इसको सिक्योर करने का। वो तभी हो सकता था कि वो लुहांस, डोनेस्क, लुहांस, ज़ेपोरिजिया, अपना ये खार्किव, खारसन और ओडेसा को कैप्चर कर ले। पूरा का पूरा जो ब्लैक सी का जो है वो उसके पाले में आ जाए और यूक्रेन को वहाँ से कट ऑफ कर दे। इसलिए उसने वो एक मिलिट्री ऑपरेशंस किया।
और वो करते करते हमने सोचा था कि वो हो जाएगा बड़ी जल्दी, पर वो चूंकि वेस्ट ने उनकी मदद करी, कुछ टैक्टिक्स की बात थी, किसी और दिन बात कर सकते हैं उसके बारे में। तो आज सिचुएशन ये है कि दोनों साइड सोचती हैं कि रशिया सोचता है कि वो पोलैंड के बॉर्डर तक पहुंच जाएगा, और ज़ेलेंस्की सोचता है, यूक्रेन सोचता है कि वो रशिया को वहाँ से निकाल देंगे। दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, और दोनों के दोनों इस वक्त जो हैं वो एक नेगोशिएटिंग टेबल पे आने को तैयार नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इस युद्ध से यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, यूक्रेन खत्म हो गया है, लेकिन वेस्टर्न कंट्री जो वेस्ट जो है इसे बहुत बड़ी सपोर्ट दे रहा है। कल भी उन्होंने फैसला किया, जितनी भी कंट्रीज है वेस्ट की 39 बिलियन से ऊपर उनको सपोर्ट दे रहा है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सपोर्ट उनको मिल रही है, लेकिन जो चीज़ उसको चाहिए वो है हथियार। हथियार नहीं मिल रहे, जो टैंक चाहिए, जो फाइटर जहाज चाहिए, वो नहीं मिल रहे। ये भी आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि वेस्ट जो है रशिया यूक्रेन को इतनी सारी सपोर्ट दे रहा है। आज 4 दिन पहले म्यूनिख में एक वर्ल्ड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने यूक्रेन के साथ अपना पूरा सपोर्ट दिया। आज G7 की कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में हुई है जो G20 के आने से पहले की है। उन्होंने 39 बिलियन डॉलर्स का प्लेज किया है यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए। और उसके अलावा आज तक जो अमेरिका या नेटो से जो एड आनी थी EU से, वो भी ऑलमोस्ट 40 बिलियन डॉलर्स के बराबर है। यानी कि $1 ट्रिलियन तो ऑलरेडी उनको जा चुके हैं, और अगर इनकी रिकंस्ट्रक्शन करनी है तो मे बी $1-2 ट्रिलियन और मिलने जाएंगे। परंतु मैं ये पूछ रहा हूं कि कल को जब ये वॉर बंद हो जाती है तो क्या अमेरिका या उनके साथी इनकी मदद करने आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। उन्होंने क्या वियतनाम में कुछ ऐसा किया, अफगानिस्तान में कुछ ऐसा किया, मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा किया? ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये यूक्रेन के लिए राष्ट्रपति की एक बहुत ही गलत बात है। और अब चाहिए चलते हैं, अब ब्रास टैक्स पे आ जाते हैं। यूक्रेन चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे F-16 दीजिए, मुझे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दीजिए ताकि मैं रशिया को खदेड़ सकूं, परंतु उनको नहीं दे रहे। F-16 पोलैंड के पास हैं, मगर अमेरिका ने बोला आप उनको नहीं देंगे। अभी राष्ट्रपति आए थे अमेरिका के बाइडेन परसों, वो पहुंच गए ज़ेलेंस्की के पास कीव में, उनकी बाई ट्रेन पहुंचे बड़े ही गुप्त तरीके से। और जब वो वापस आए वहां पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। वापस आए तो जगह जगह पोलैंड में साइन बोर्ड लगे हुए थे, गिव F-16 टू यूक्रेन, गिव F-16 टू यूक्रेन। तो ये गले की हड्डी थी जो बाइडेन से ना निगली गई ना बताई गई, परंतु अल्टीमेटली उन्होंने F-16 देने के लिए या लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स देने के लिए बिल्कुल मना किया है। अब बात आती है टैंक्स की। अब टैंक्स जो हैं, अगर लॉन्ग रेंज बॉम्बर या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देंगे तो वो पक्का मॉस्को पे हमला करेगा, जिससे वॉर की एस्केलेशन हो जाएगी बहुत ज़बरदस्त। तो अमेरिका लेड, नेटो लेड अमेरिका ये बात समझता है कि किसी भी हालत में इसकी एस्केलेशन हमने वर्ल्ड वॉर लेवल पे या न्यूक्लियर लेवल पे नहीं लानी है। यदि आपने रशिया के हिंटरलैंड पर अटैक किया तो रशिया डेफिनेटली रिवॉल्ट करेगा, मे बी स्टार्टिंग विद द टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। और रशिया के पास भी सर्मर मिसाइल्स है, यार्स मिसाइल्स है, किंजान मिसाइल्स है, कैलिबर मिसाइल्स हैं। ये सब लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और न्यूक्लियर वॉरहेड केपेबल हैं। और इसमें से कुछ तो मल्टी वॉरहेड्स भी हैं जो अमेरिका के बहुत सारे ठिकानों के ऊपर या बहुत सारे यूरोप के ठिकानों के ऊपर साइमल्टेनियसली हमारा हमला करेंगी। और ये सारी की सारी एयर लॉन्च भी हैं। बॉम्बर जो TU सीरीज के बॉम्बर्स हैं वो सब नॉर्वे के नॉर्थ में डिप्लॉयड है विद न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर सबमरीन डिप्लॉयड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पता नहीं समझ वो कहाँ हैं, मगर वो किसी भी टारगेट को मारने में सक्षम है। तो इसलिए अमेरिका को पता है कि उनको F-16 नहीं देने हैं। अब बात आती है टैंक्स की। टैंक्स ग्राउंड वेपन्स हैं जो कि T-72 या T-90 जो रशिया के पास हैं उनके ऊपर भारी पड़ सकते हैं। M1 अब्राहम टैंक्स अमेरिका के, या रशिया अपना चैलेंजर टैंक्स UK के, या फिर लेपर्ड टैंक्स जर्मनी के, इटली के लिसर्न टैंक्स। परंतु ये जो टैंक्स हैं ये ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए चाहिए रशिया को इतनी बड़ी आर्मी को एविक्ट करने के लिए। परंतु अगर आप देखा जाए तो ये जो टैंक्स की जो उनको ऑफर हुई है, एक 31 टैंक्स फ्रॉम अमेरिका M1 चैलेंजर, 14 टैंक्स जो आपके हैं चैलेंजर फ्रॉम UK एंड 14 टैंक्स लेपर्ड फ्रॉम जर्मनी। 14-31 मीन्स ओनली 1 रेजिमेंट, थोड़ा सा ज़्यादा उससे। एक रेजिमेंट से आप रशिया की पूरी आर्मर्ड कॉलम्स को भगा सकते हैं, चाहे वो कितने सुपीरियर भी हों। वो मैं नहीं मानता कि वो सुपीरियर हैं। मैं नहीं मानता कि ये टैंक्स रशिया इनको उड़ा नहीं देगा अपने ड्रोन से या अपनी एयरफोर्स से या अपनी आर्टिलरी से या अपने रॉकेट सिस्टम से।
परंतु अगर ये हैं भी है तो ये एक सांकेतिक सी हेल्प है यूक्रेन को। यूक्रेन का प्रेसिडेंट इसको क्यों नहीं समझता कि वेस्ट वाले जो हैं वो एक्चुअली उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके थ्रू उनको प्रॉक्सी बना के रशिया के अगेंस्ट, कि रशिया ना चढ़े। आज G7 वालों ने बोला है कि हम उनको रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। ये बेंगलुरु की मीटिंग है जो आज हुई है। परंतु सैंक्शंस तो आप लगाते आ रहे हो कई दिनों से, एक साल से। आज तक रशिया को क्या फ़र्क पड़ा है? अगर आपने उनका ऑयल बंद किया तो उन्होंने ऑयल ईरान को बेचना शुरू कर दिया, साउथ एशिया को बेचना शुरू कर दिया, इंडिया ने लेना शुरू कर दिया। तो उनको इतना ज़्यादा फ़र्क यानी कि ये नहीं पड़ा कि बिल्कुल मर गए। दे विल बी अ प्रॉब्लम, थोड़ा फ़र्क पड़ा होगा पर इतना नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इवन जो वेस्ट है वो सिंसियर नहीं है यूक्रेन को फुली इक्विप करने के लिए कि रशिया के अगेंस्ट ऑल आउट जाओ। और रशियंस जो हैं उनके अपने सिटीजन्स भी रिवोल्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ऑल राइट, अगर हमारे पास लड़ने के लिए अपनी आर्मी नहीं है, वैगनर ग्रुप जो है प्रोफेशनल लड़ाके हैं जो पैसे लेके लड़ते हैं, उनको लगाओ। चेचनिया के जो रिबेल्स हैं पैसे लेके लड़ते हैं, उनको लगाओ प्रॉक्सी वॉर में। प्लस जो अपने कंट्री के अंदर जेलों में खुंखार आतंकवादी कैदी फंसे हुए हैं, उनको लगाओ। तो एक किस्म के इसकी हर चीज़ का बैलेंस बनता चला जा रहा है। तो ये बात यूक्रेन को समझनी चाहिए कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। 4 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ रेफ्यूजी, 1 करोड़ मर गया और 1 करोड़ किसमें जी रहा है। आज अगर कल को आपको F-16 मिल भी जाते हैं या ये टैंक आते हैं, उनकी ट्रेनिंग कौन करेगा? क्या एकदम से जो यूक्रेन के सैनिक हैं वो टैंक में बैठेंगे और चल देंगे? कम से कम 6 महीने उसमें लगेंगे। तो ये उनको ये जो बार बार बोलते हैं कि हमको वेपन्स दो, लॉन्ग रेंज वेपन्स दो, ये दो, तो ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही? और यूक्रेन के अंदर भी थिंक टैंक्स हैं, उनके पास भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको ये जो जेलेंस्की की फ्यूटाइल चीज़ है ये बात समझ आनी चाहिए। उनको अमेरिका या EU की जो गेम प्लान है अगेंस्ट रशिया वो उनको समझ आनी चाहिए। ब्रिगेड साहब, PP न्यूज़ लाइन से बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को ये सब जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूरी स्थिति यूक्रेन और रशिया की वार की, जिसे हमारे रक्षा विशेषज्ञ ने बड़े अच्छी तरह से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की। और हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ये विश्व युद्ध ना बन जाए, न्यूक्लियर वार ना हो। नमस्कार।